میں نے जीप को घुमाया और बड़ौदा की तरफ जाने वाली सड़क का रुख किया। ये जीप अब मेरे लिए खतरे का सिग्नल थी। उसे छुटकारा हासिल करना जरूरी था। मेरा टारगेट अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियानी जंगल थे। कभी ये जंगल गुजरात के दरिंदा सिफ्त भोपत डाकू का मस्कन था, अब भी ये सोरा शटर के डाकुओं की आमा जगह बना हुआ था, जिनकी गारतगरी की खबरें अक्सर गुजरात के अखबारों में छपती रहती थीं। इन्हीं जंगलात में किसी जगह धारादार का वो जंगल था जिसके किसी पुराने खंडर के जेर जमीन तहखाने में पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नौरीन को कैद रखा गया था, और यही पुराना खंडरनुमा किला मेरा टारगेट था। मेरी जीप शहर की आलीशान इमारतों वाले इलाके से निकलकर एक मुजाफाती सड़क पर आ गई तो मैंने उसे एक छोटे से पुल के नीचे खड़ा कर दिया। अब मैंने अपनी इन चीजों का जायजा लिया। शाम का स्यामन का जहरीले सफूफ की छोटी सी शीशी, एक खंजर, गले में पड़ा मुकद्दस नक्श तो मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। खंजर को मैंने कमीज के अंदर छुपा लिया। शाम के मनके को बुश शर्ट की जेब में रख लिया कि अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं उसे बड़ी आसानी से निकालकर अपने मुंह में रख सकता था। अब जहर के सफूफ की शीशी बाकी रह गई थी। मैं जीप को पुल के नीचे से निकालकर दोबारा सड़क पर आगे बढ़ा। 1 मील के बाद दरख्तों के नीचे चाय की दुकान पर जीप को रोका और दुकानदार से आला सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। लाइटर मेरी जेब में था। मैं जीप पर बैठा और बड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर काफी दूर निकल गया। अब सड़क के दोनों जानिब मजाफाती कोठियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक सुनसान जगह पर मैंने जीप को कच्चे में एक तरफ ठहराया और सिगरेटों में जहरीले सफूफ की आमेजिश करने लगा। डबिया में 10 सिगरेट थे। इन सिगरेटों के फिल्टर नहीं थे। मैंने निशानी के तौर पर ऊपर वाले 5 सिगरेटों पर पेंसिल से छोटा सा निशान बना दिया। डबिया बंद करके जेब में रखी। दूसरा काम यह किया कि कांधे पर बने रंग का फूल और दूसरी सुर्ख लाइनों को उखाड़ कर फेंक डाला, क्योंकि ये वर्दी एक ऐसे सूबेदार मेजर की थी जिसकी लाश पीछे कहीं सड़क के किनारे अपने अफसर की लाश के पास पड़ी थी। फिर सर पर मौजूद टोपी थी और उसकी कलगी भी मैंने उतार कर फेंक दी। अब फौजी वर्दी शिकारी लिबास में बदल गई थी। पिस्तौल भी मेरे लिए खतरनाक था। मैंने उसे बेल्ट से उतारकर जीप के डैशबोर्ड में रख दिया। अब पोजीशन ये थी कि मेरी कमीज के अंदर खंजर छुपा हुआ था, जब मैं जेब में शाम का मन का और कुछ नोट थे। उनके साथ ही जहरीले सिगरेटों की डबिया और लाइटर था। उसके सिवा मेरे पास कुछ न था। मैं जीप को निकालकर एक बार फिर आगे बढ़ा। एक जगह सड़क किनारे संग मील पर हिंदी और गुजराती में बड़ौदा 172 मील लिखा था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। तकरीबन 20 मील सफर करने के बाद जंगली इलाका आ गया, मगर सड़क की दोनों जानिब कोई न कोई कस्बा या गांव भी आ जाता। घने जंगल इस सड़क से काफी हटकर अंदर की जानिब थे। मेरा प्रोग्राम यह था कि बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियान पहुंचकर जीप को किसी गहरी खाड़ी या खाई में गिरा दूंगा और फिर वहां से घने दरख्तों में उतर जाऊंगा। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आया तो मैंने सड़क किनारे बने हुए एक वैष्णु ढाबे से सब्जी और चावल खाए, चाय पी और दोबारा बड़ौदा की तरफ रवाना हो गया। एक जगह बड़ौदा 100 मील का पत्थर लगा देखा तो होशियार होकर बैठ गया, मगर यहाँ से जंगल का सपाट इलाका शुरू हो गया था। सड़क से हटकर दरख्तों के झुंड थे, मगर खाइयां और घाटियां नदारद। बिल्कुल नादानस्ता तौर पर आगे किसी छोटे शहर के मजाफात शुरू हो गए। एक तरफ से रेलवे लाइन भी नमूदार हो गई। दूर कारखाने की 2-3 चिमनियां भी दिखाई दी। सोचा इस छोटे से शहर में किसी जगह जीप से निजात हासिल करके जंगल की तरफ पैदल चल दूंगा। और सड़क से गुजरकर दाएं जाने बड़ी सड़क पर आया तो मेरा दिल उछलकर मेरे हलक के करीब आ गया। कोई 50 कदम के फासले पर गुजरात पुलिस के 2 ट्रक खड़े थे। 20-25 मुसल्ला सिपाही भी मौजूद थे। एक पुलिस अफीसर एक कार की तलाशी ले रहा था। दूसरा सिपाही पुलिस अफीसर के मालिक के कागजात चेक कर रहा था। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं जीप को वापस लौटाकर भाग नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे देख लिया था और जीप एक तरफ खड़ी करने का इशारा कर रहे थे। मैं समझ गया कि मुश्किल में फंस गया हूं, लेकिन मैंने अपने होशो-हवास बरकरार रखे और जीप को सड़क से नीचे उतार दिया। इतने में दोनों पुलिस अफीसर कार वाले को फारे करके मेरी तरफ बढ़े। उनमें से एक नौजवान और दूसरा उधेड़ उम्र था और उसकी तोंद निकली हुई थी। पिस्तौल दोनों की बेल्टों से लटक रहे थे। मेरे करीब आकर उन्होंने मुझे सलूट किया। मैंने सलूट का जवाब दिया और अंग्रेजी में पूछा, ऑफिसर यहाँ क्या हो रहा है?
उधेड़ उम्र का पुलिस अफीसर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। नौजवान पुलिस अफीसर माजरत तलब लहजे में बोला, सर इधर कल रात डाका पड़ा है। डाकू 2 आदमियों को कत्ल करके जेवरात लूटकर भाग गए हैं। सर नॉर्मल रूटीन की चेकिंग है। दूसरा घाघ पुलिस अफीसर भी करीब आकर जरा सा मुस्कुराकर बोला, सर ये हमारी ड्यूटी है। प्लीज अपने कागजात दिखा दीजिए, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। मैंने जेब में यूं ही हाथ डाला, फिर जीप के डैशबोर्ड को खोलकर देखा। अंदर पिस्तौल कम वक्त उसी तरह पड़ा था। फिर मैंने माजरत के अंदाज में कहा, कागजात जल्दी में बटालियन ऑफिस में ही भूल आया हूँ। दरअसल एक जरूरी फौजी मिशन पर बड़ौदा जा रहा हूँ। नौजवान पुलिस अफीसर मुझसे मरऊब था। मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरा उधेड़ उम्र पुलिस अफीसर मेरे सरापा का जायजा ले रहा था। कहने लगा, सर आपका रैंक क्या है? आपके कंधों पर कोई फूल नहीं, कोई फीता नहीं, आपकी कैप की कलगी भी गायब है। मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में उसके करीब आकर कहा, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ। मुझे अपना रैंक छुपाने के लिए कहा गया है। मगर ये पुलिस अफीसर शायद फौज में लांसनैक वगैरह रह चुका था। बोला, सर ऐसा तो इमरजेंसी में होता है और गुजरात में कोई इमरजेंसी नहीं है। अफीसर लोग हमेशा अपने रैंक, कागजात और पे बुक साथ सफर करते हैं। मैं आपकी पे बुक देख सकता हूँ। मैं यूं ही जेबों में हाथ डालने लगा। सूरत हाल खासी मुश्तबे हो गई थी। दूसरे मुसल्लह पुलिस वाले भी मेरी जीप के पास आकर खड़े हो गए। मैंने कहा, कह जो दिया, मेरा सीक्रेट मिशन है, मुझे पे बुक भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं। तजर्बाकार पुलिस अफीसर बोला, सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया। ये पुलिस अफीसर तो मुझे किसी भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। मेरा वहां कमांडो एक्शन करना भी बेकार था। मेरे इर्द गिर्द कोई 15 वर्ष पुलिस वाले राइफलें उठाए खड़े मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे। मैंने एक बार फिर उधेड़ उम्र पुलिस अफीसर को सीक्रेट मिशन के नाम पर कायल करने की कोशिश की। मगर यूं यूं मेरा इस्तेदलाल बढ़ रहा था, उसका शुबा बढ़ता जा रहा था। अब मैंने रौबदार आवाज में कहा, मैं लेफ्टिनेंट कुमार गिरिजा हूं। तुम मेरे बटालियन हेडक्वार्टर फोन करके मालूम कर सकते हो। काग पुलिस अफीसर बोला, सर थाने पहुंचकर फोन भी कर लेंगे। आई एम सॉरी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उसने 2 सिपाहियों से कहा, राम सिंह, मुकरलाल साहब के साथ जीप में बैठो और थाने चलो। मैं 15 राइफलों की जिद में था। अचानक मुझे अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श का ख्याल आ गया। मैं उस नक्श की मदद से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो सकता था। ये नक्श मेरी बुश शर्ट के अंदर छुप गया था। जो ही मैंने बुश शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलने के लिए हाथ उठाए, गार्ड पुलिस अफीसर ने फौरन पिस्तौल तान लिया और बोला, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। क्या है तुम्हारी कमीज के अंदर? उससे पहले कि मैं बटन खोलकर मुकद्दस नक्श पर निगाह डालकर उस पुलिस अफीसर को कोई हुक्म देता, उसकी कलाइयां पुलिस अफीसर ने एक ही झटके से मेरी बुशर्ट के ऊपर वाले 2-3 बटन तोड़ दिए और मेरे गले में पड़े हुए नक्श को झपट कर खींच दिया। नक्श का धागा टूट गया। नक्श अब उसके हाथ में था। ये जरूर कोई रेडियो ट्रांसमीटर है। वो अब खौफनाक नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम दुश्मन के एजेंट हो। अब साथी नौजवान पुलिस अफीसर भी चौकना हो गया था। तजर्बाकार पुलिस अफीसर ने मुकद्दस नक्श अपने रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। गार्ड पुलिस अफीसर, गर्जा इसकी तलाशी लो। मैंने एक बार फिर उस पर रोप डालना चाहा, मगर उसके पिस्तौल का रुख मेरी तरफ ही रहा। मेरी जेब से करेंसी नोट, कमीज के अंदर से खंजर और जहरीले सिगरेटों का पैकेट और लाइटर निकालकर कब्जे में ले लिया गया। खंजर देखकर पुलिस अफीसर के चेहरे पर मैनीखेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और बोला, ये खंजर कहाँ से आ गया बाबू? तुम ही वो डकैत हो जिसकी हमें खोज थी। उसने फौरन मुझे पुलिस गार्ड के साथ अपनी बंद गाड़ी में बिठाया और दूसरे पुलिस अफीसर को ऑर्डर दिया, तुम इधर ही ठहरो, इस डकैत का साथी भी आता होगा, इसको भी एयरलेट कर लेना। मैं पुलिस के नरक में था। कमांडो बेबस हो गया था। शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। मेरे हाथ अभी नहीं बांधे गए थे। मेरा मुकद्दस नक्श पुलिस अफीसर की जेब में था। शाम का मनका वो मेरी जेब से नहीं निकाल सके थे। ये एक छोटा सा शहर था, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ।
थाना भी मुख्तसर था। मैं राइफल बरदार पुलिस की हिरासत में थाने के कमरे में खड़ा था। अगर मैं एक दो मार भी देता तब भी वहां से फरार नहीं हो सकता था। राइफल की एक ही गोली मुझे ठंडा करने के लिए काफी थी। पुलिस ऑफिसर की निगाहें मुझ पर जमी थी। वो फोन का रिसीवर उठाकर बोला, बाबू जरा अपने बटालियन अफसर का नंबर तो बताओ। मैंने अभी हथियार नहीं फेंके थे और उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे फौजी मिशन पर हूं कि कुछ नहीं बता सकता। उसने रिसीवर खटक से नीचे रखते हुए कहा, जब तक नंबर नहीं बताओगे तुमको हवालात मेरा ना होगा। बाहरी दास, इसको बंद कर दो। हवालात उसी कमरे में थी। आनी सलाखों वाली बुसीदा सी कोठरी थी। दो सिपाही मुझे धकेलते हुए हवालात में ले गए। बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने अपने तौर पर किसी फौजी दफ्तर में फोन किया और पूछा कि यहाँ कोई लेफ्टिनेंट कुमार गरिजा भी है। दूसरी तरफ से कोई उसका फौजी दोस्त बोल रहा था, जिससे वो बेतकल्फी से बात कर रहा था। मुझे पसीना आ गया। एक बार फौज को मेरे बारे में इल्म हो गया तो मेरे सारे अगले पिछले जराइम का पर्दा उठ जाएगा और अजीतों के एक कर्बनाक दौर के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ फौजी अफसर ने यही कहा होगा कि इस नाम का कोई लेफ्टिनेंट उनकी कंपनी में नहीं है। वो कैका लगाकर बोला, वर्मा जी, फिर हमने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ लिया है, जिसने कल भी 2 खून किए हैं। राम राम। मुझे यकगो न तसल्ली हुई कि मामला पुलिस तक महदूद है, फौज तक बात नहीं पहुंची। वरना दूसरी तरफ से फौजी अफसर जरूर कहता कि हम लोग आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया था कि मैं एक डाकू हूं। अब मेरी सारी तवज्जो उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ पलट गई। उम्मीद का आखिरी सिरा जहरीले सिगरेटों वाला पैकेट था जो पुलिस की तहवील में चला गया था। हैरानी की बात थी, आला सिगरेटों के बावजूद अभी तक पुलिस ऑफिसर ने उसमें से एक सिगरेट भी नहीं पिया था। मैं हवालात में आनी सलाखों के पीछे खड़ा था। मैंने कहा, ऑफिसर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं डाकू नहीं हूँ, इंडियन फौज का अफसर हूँ और सीक्रेट मिशन पर हूँ। कहीं बाद में तुम्हें मुझसे माफिया ना मांगनी पड़े। घाक पुलिस ऑफिसर ने डायल पर कोई नंबर घुमाते हुए कहा, भोपत जी, ये तो अब बड़ौदा पुलिस ऑफिसर के एसपी साहब ही फैसला करेंगे कि तुम असल में कौन हो और किस सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। उसने मेरे देखते ही देखते बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी को फोन पर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर यस सर कहते हुए फोन बंद कर दिया और मूंछों पर उंगलियां फेरकर बोला, एसपी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं भोपत जी। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। क्यों भोपत जी, क्या ख्याल है तुम्हारा? मेडिकल चेकअप न कर लिया जाए? एसपी साहब ने भी मुझे ये हुक्म दिया है। अब तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। बात खत्म हो रही थी, मैं तबाही की तरफ जा रहा था। मैंने खुद को हिंदू ज़ाहिर किया था। 1 मिनट के बाद उनको मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और ये बात हतमी तौर पर मुझे पाकिस्तानी जासूस साबित कर देगी। मैंने गर्दन झटक कर बेनियाजी से कहा, मेडिकल चेकअप भी करके देख लो। अच्छा, मुझे जरा एक सिगरेट तो पिला दो महाशय जी, मेरी डबिया में से। मेरी डबिया मेरे खंजर के साथ मेज पर पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर जेब से मेरे मुकद्दस तावीज को निकालकर उसका मुआयना कर रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, इससे सिग्नल कहाँ करते हो? मैंने जल्दी से कहा, मेरे पास लाओ, मैं बताता हूँ। उसने एक मकरू कहका लगाया और मुकद्दस तावीज दराज में बंद कर दिया। ये तो आप बड़ौदा के एसपी साहब ही को बताना और वहां जाकर बहादुर सिंह, इसका जरा मेडिकल चेकअप तो करो, मालूम करो ये हिंदू है कि मुसलमान। बहादुर सिंह सलाखों के पास आ गया। कपड़े उतारो, उसने हुक्म दिया। दूसरा सिपाही राइफल उठाए करीब ही खड़ा था। मैं मजबूर व बेबस था। खुद को इतना मजबूर बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। बहादुर सिंह ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, सर ये तो मुसलमान है। पुलिस ऑफिसर अपनी सीट से उछल पड़ा। पीछे हट जाओ, ये पाकिस्तानी जासूस है, खबरदार कोई सलाखों के पास न जाए। फिर वो उठकर सलाखों से 2 फुट के फासले पर खड़ा हो गया और मुझे गाली देकर बोला, हमें तो 2 रोज पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि राजस्थान से पाकिस्तानी जासूस दाखिल हुए हैं। हमें तुम्हारी भी तलाश थी। अब कहाँ गया लेफ्टिनेंट कुमार गरिजा? उसने जोर से सलाखों पर अपना बैद मारा। मैं पीछे हट गया। मैं बाजी हार चुका था।
अब मैं दिल में खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि मुझे माज एक आम पाकिस्तान जासूस ही तस्वर किया जाए, कहीं मेरा तरचनापुली के कर्नल नारोमनी का राज तश्ते-बाम न हो जाए। उसके बावजूद उदयपुर में 4 पुलिस वालों और सड़क पर 2 फौजियों के कत्ल के इल्जाम से मेरा बच निकलना महाल नजर आता था। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को हालात के दायरे पर छोड़ दिया। एक नजर मैंने मेज पर रखे हुए जहरीले सिगरेटों के पैकेट पर डाली और पुलिस अफीसर से कहा, अब मैं पकड़ा गया हूं तो प्लीज मुझे एक सिगरेट ही पी लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस अफीसर मुझे गैर आलूद नजरों से देख रहा था। वो 2 कदम चलकर हवालात की सलाखों के पास आ गया। बाईं जानिब खड़े राइफल बरदार सिपाही को परे हट जाने का इशारा किया। सिपाही वहां से हट गया। इस अफीसर के चेहरे से करख्तगी गायब हो गई। उसने राजदाराना अंदाज में आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि भारत में तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ हैं तो मैं तुम्हें सिगरेट भी पिला दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा और वादा करता हूं कि तुम्हारी सजा भी कम करवाऊंगा। मैंने भी उसी राजदाराना अंदाज में जवाब दिया, पहले मेरे साथ एक सिगरेट पियो। वो बोला, मैं सिगरेट नहीं पीता, इस चौकी में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। उसने उसी वक्त एक सिपाही को हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय और बिस्किट लाए जाएं। मेरा मंसूबा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। वहां कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। अब मेरा टारगेट मेरा मुकद्दस नक्श था। मैंने पुलिस अफीसर से कहा कि अगर वो मुझे मेरा तावीज दे दे तो मैं उससे पूरा तामन करूंगा। उसने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, एसपी बड़ौदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमसे जो कुछ बरामद हुआ है वो हरगिज तुम्हें वापस न दिया जाए। वो कहते हैं हो सकता है कि उनमें से किसी शय में जहर हो और तुम खुदकशी कर दो। मैंने उसे बहुत मजबूर किया, हर किस्म का लालच दिया, मगर वो मुझे मेरा मुकद्दस नक्श वापस करने पर राजी ना हुआ, बल्कि मेरे बेहद इसरार पर उसे शक पड़ गया कि जरूर इस मुकद्दस नक्श में कोई खतरनाक बात है। वो बोला, ये तावीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बड़ौदा पुलिस के टार्चर से बचा दूंगा, नहीं तो वहां के टार्चर से भोपत डाकू के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब मेरे लिए उससे बात करना बेकार था। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूं, मेरा कोई साथी नहीं है, तुम सब जहन्नम में जाओ। पुलिस अफीसर ने सलाखों पर एक बार फिर जोर से बैत मारा और चिल्लाया, खबरदार उसे पीने को पानी तक न दिया जाए। उसने मेरे सामने मेज पर चाय रख कर पी और बिस्किट खाए। फिर उसने गत्ते का एक डब्बा निकालकर उसमें मेरा खंजर, करेंसी नोट, पिस्तौल और मुकद्दस नक्श डाला। सिगरेटों का पैकेट रखने लगा तो कुछ सोचकर बोला, ये साला पैकेट का क्या काम, और उसने मेरी आंखों के सामने सिगरेटों का पैकेट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक तरह से ये बात मेरे हक में जाती थी। कम से कम वो सबूत खत्म हो गया था जो मुझे उदयपुर के थानेदार और 3 सिपाहियों का कातिल साबित कर सकता था। वो यही जहरीले सिगरेट पीकर हलाक हुए थे, लेकिन मुझसे मेरा एक कारआमद हथियार भी छिन गया। पुलिस अफीसर ने डब्बे को बंद करके उस पर टेप लगाई और सिपाही से कहा, उसे अलमारी में लॉक कर दो। सिपाही ने डब्बा दीवार वाली अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। यूं तो मुझे हवालात में बंद हुए 1.5 घंटा गुजर गया। अब नौजवान पुलिस अफीसर और बाकी के सिपाही भी आ गए। ये सिपाही इलाके के दूसरे थाने से आए हुए थे। उनके आते ही पुलिस अफीसर ने मुझे बड़ौदा ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब को फोन पर इतला की कि मैं पाकिस्तानी जासूस को लेकर साथ चल रहा हूं। उसके बाद मुसल्ला गार्ड तैयार की गई। मुझे हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर निकाला गया। जब से मैंने रजाकाराना तौर पर कमांडो मिशन शुरू किया था, मुझे पहली बार हथकड़ी लगी थी। मुझे एक ऐसी गाड़ी में मुसल्ला गार्ड पुलिस के नरगे में बिठाया गया जो कैदियों की गाड़ी थी और जिसकी बंद 4 दीवारी में सिर्फ ऊपर छोटे छोटे हवादान और रोशनदान बने हुए थे। बड़ौदा वहां से 1.5 घंटे की मुसाफिर पर था। दोपहर के 3 बजे मुझे लेकर चला गया। कुछ मालूम नहीं बंद गाड़ी कहां कहां से गुजरी। 1.5 घंटे बाद मुझे बाहर दूसरी गाड़ियों, ट्रकों और लोगों की आवाजें सुनाई दी। हम बड़ौदा शहर में दाखिल हो गए थे।
बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर गार्ड ने मुझे लारी से उतारा। वहां के सिपाहियों ने मेरी जामिया तलाशी ली। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ था। वो हथकड़ी समेत मुझे बड़ौदा पुलिस के एसपी के दफ्तर में ले गया। गंजे सर और पत्थर जैसे स्याह चेहरे वाला ये मराठा पुलिस एसपी शक्ल ही से संग दिल और बेरहम लगता था। मुझ पर एक कहर आलूद निगाह डालकर कुर्सी से उठा। बैद उसके हाथ में था। मेरे करीब आकर बैद से मेरी थोड़ी ऊपर की और कहा, यहाँ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? फिर मेरे जवाब के इंतजार किए बगैर छोटे छोटे नोकीले दांत निकालकर रियाकाराना अंदाज में मुस्कुराया और बैद मेरे हल्क में थोड़ा सा दबाकर बोला, तुम्हारा तो बाप भी बता देगा। अपने आप ले जाओ, इसे कोठरी में बंद कर दो। ये उसी हेडक्वार्टर के नीचे तहखाने में 5 फुट चौड़ी और कोई 4 फुट लंबी काल कोठरी थी। उसमें सिर्फ लोहे का एक दरवाजा था। दीवार में कहीं कोई रोशनदान नहीं था। लोहे के दरवाजे पर एक छोटा सा ताक था जिसका पट बाहर को खुलता था। इस ताक में सलाखें लगी थीं। सिपाही मुझे उस काल कोठरी में धकेलकर दरवाजा बंद करके चले गए। फर्श पर कुछ नहीं बिछा था, यहाँ हबस हो रहा था। मैंने बैठते ही सबसे पहले काम ये किया कि जेब से सुद्दा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका निकाल कर देखा। इत्तेफाक से ये मनका पुलिस की दस्त बर्द से बच गया था। सुद्दा रंगनी बेहद याद आई। मैं उसी शहर में उसे पुलिस की हिरासत में देखकर अपनी जान बचाकर भाग गया था। किस्मत की सतम जरीफी देखिए कि थोड़े ही दिनों बाद इस शहर की काल कोठरी में एक बेबस व मजबूर कैदी की तरह पड़ा था। खुदा जाने सुद्दा रंगनी कहाँ होगी। उसका केस बड़ौदा में चला गया होगा। शायद अभी मुकदमा चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि उसे सजा हो गई हो या रिहा कर दी गई हो। मैंने मनके को चूम लिया, फिर उसे जेब में रखा और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जराइम की जंजीर की तमाम कड़ियां एक एक करके खुलने वाली थीं। उसका आखिरी सिरा तरचनापुली के पाकिस्तानी जासूस कर्नल मनी से जाकर मिलने वाला था। मुझसे सरजद हुए कितने ही कत्ल साबित होने वाले थे। फांसी मेरे मुकद्दर में लिखी थी। मुझे मरने से खौफ नहीं आ रहा था। जब यहाँ के अकूबत खानों में दी जाने वाली अजियतों का ख्याल आता तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।